आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। ये कोई आम सफर नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की जमीन का सफर है। हम प्रदेश की उत्तरी सीमा पर हिमालय के कदमों से शुरू करेंगे, गंगा के विशाल मैदानों को पार करेंगे और दक्षिण के उन प्राचीन पठारों पर जाकर रुकेंगे जो भारत जितने ही पुराने हैं। और ये सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं है, ये आप कह सकती हैं समय में भी एक सफर है। हम करोड़ों साल पीछे जाएंगे, उस समय में जब यहाँ गंगा का मैदान नहीं बल्कि एक विशाल समुद्र लहराता था। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जिस जमीन पर आज उत्तर प्रदेश खड़ा है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये नोट्स बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी हिस्सा है वो भारत के सबसे पुराने भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये नाम सुनने में बहुत बड़ा लगता है, ये है क्या? ये पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। अब कल्पना कीजिए, आज से करोड़ों साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल भूखंड जिसे पैंजिया कहते थे। बिल्कुल, पैंजिया। फिर पृथ्वी के अंदर की शक्तियों के कारण पैंजिया टूटना शुरू हुआ और इसके दो बड़े हिस्से बने, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। हाँ, गोंडवाना लैंड। और आज का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत, ये सब इसी गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वो इन्हीं प्राचीन चट्टानों से बना है? एकदम सही, वो इसी प्राचीन गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना है। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हमारे स्रोतों में एक ग्राफिक है जो दिखाता है कि आज जहाँ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहर हैं, वहाँ कभी टेथिस सागर लहराता था। ये कैसे हो सकता है? एक समुद्र की जगह इतना बड़ा मैदान? ये भूविज्ञान की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। हुआ ये कि जब गोंडवाना लैंड से टूटकर भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकना शुरू हुई और यूरेशियन प्लेट से टकराई। हाँ, और वो कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये दो महाद्वीपों का महाटकराव था जो आज भी जारी है। इसी जबरदस्त दबाव से दोनों प्लेटों के बीच की जमीन और तैथिस सागर की तलछट वो ऊपर उठने लगी और हिमालय का जन्म हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का। तो हिमालय के बनने और इस मैदान के बनने में सीधा संबंध है, सीधा और बहुत गहरा संबंध। इस प्रक्रिया में उत्तर में नए नए बने हिमालय और दक्षिण में पहले से मौजूद विंध्य पठार के बीच एक गहरी खाई या द्रोणी सी बन गई। और फिर नदियों ने अपना काम शुरू किया। हाँ, दोनों तरफ से निकलने वाली अनगिनत नदियों ने अपने साथ लाखों टन मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर लाना शुरू किया और इस खाई को यानी तैथिस सागर के बचे खुचे हिस्से को धीरे धीरे भरती गईं। लाखों साल लगे इस काम में। और इसी से बना गंगा का मैदान, दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक। ये तो हुई मैदान बनने की कहानी। लेकिन आज जो हम उत्तर प्रदेश का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे स्रोतों में साल 2000 का जिक्र है जब एक बड़ा बदलाव आया। हाँ, 9 नवंबर 2000 एक निर्णायक तारीख है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के 3 मुख्य भौतिक भाग हुआ करते थे। 3? कौन कौन से? पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय की शिवालिक श्रेणी आती थी। दूसरा, मध्य का विशाल मैदान। और तीसरा, दक्षिण का पठारी भाग। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। इसका क्या असर हुआ? नक्शा तो पूरी तरह बदल गया होगा। असर बहुत बड़ा था। इसे ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश ने अपना पहाड़ी मुकुट ही खो दिया। विभाजन के बाद उत्तर का पूरा पर्वतीय क्षेत्र यानी शिवालिक श्रेणी वो उत्तराखंड में चला गया। अच्छा, तो अब उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा बर्फीले पर्वतों से नहीं लगती? नहीं, अब वो एक बिल्कुल अलग तरह की जमीन से बनती है जिसे हम भाबर और तराई क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत इसी नई उत्तरी सीमा से करते हैं। नक्शे के हिसाब से हिमालय से नीचे उतरते ही पहला क्षेत्र है भाबर। तस्वीरों में तो यह एक कंकरीली, पथरीली, सूखी सी जमीन दिख रही है। हाँ, भाबर क्षेत्र शिवालिक के ठीक दक्षिण में उसके गिरिपाद फुट हिल्स में है। ये सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई भी बदलती रहती है ना? हाँ, पश्चिम में सहारनपुर की तरफ ये चौड़ा है लगभग 34 किलोमीटर और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं ये संकरा होता जाता है। और बना कैसे ये? इसका निर्माण उन नदियों ने किया है जो पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे उतरती हैं और अपने साथ लाए बड़े बड़े शिलाखंड, पत्थर और मोटे कंकड़ यहीं जमा कर देती हैं। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है।
नोट्स में लिखा है कि इन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से यहाँ की मिट्टी की सरंध्रता मतलब पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और नतीजा ये होता है कि हिमालय से उतरने वाली छोटी छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। मतलब सच में एक पूरी नदी सतह पर आकर गायब हो जाती है। बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक जादू ही है। जमीन इतनी छिद्रपूर्ण होती है कि पानी सतह पर बहने की बजाय पत्थरों के बीच से नीचे रिसकर बहने लगता है। इसीलिए भाबर का इलाका ऊपर से सूखा और पथरीला दिखता है। तो फिर खेती के लिए तो ये अच्छा नहीं होगा? नहीं, लगभग अनुपयुक्त होता है। यहाँ आपको बड़े पेड़ तो मिल जाएंगे जिनकी जड़ें गहराई तक पानी खींच लेती हैं, लेकिन छोटी फसलें उगाना बहुत मुश्किल है। तो फिर इन गायब हुई नदियों का क्या होता है? ये कहाँ जाती हैं? यही तो इस इलाके की सबसे दिलचस्प बात है। भाबर के दक्षिण में जहाँ ये मोटे पत्थर खत्म होते हैं और महीन मिट्टी शुरू होती है, वहाँ ये नदियाँ फिर से सतह पर प्रकट हो जाती हैं। अच्छा, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तराई। तराई क्षेत्र भाबर के ठीक नीचे है और भाबर के बिल्कुल विपरीत ये महीन अवसादों फाइन सेडिमेंट से बना है। ये एक समतल, नम और दलदली मतलब स्वाम्पी भूमि है। और इसका फैलाव भाबर से उल्टा है, मतलब पश्चिम में संकरा और पूर्व की ओर चौड़ा? एकदम सही। पश्चिम में सहारनपुर में ये संकरा है और पूर्व में कुशीनगर, महाराजगंज तक पहुंचते पहुंचते ये 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। तो जहां भाबर बंजर है वहीं तराई उपजाऊ होगा। बहुत ज्यादा उपजाऊ। महीन मिट्टी और भरपूर पानी की वजह से ये गन्ना और धान की खेती के लिए आदर्श है। इसीलिए तो तराई बेल्ट को उत्तर प्रदेश का शुगर बाउल भी कहते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, लेकिन यहाँ की अत्यधिक नमी स्वास्थ्य के लिए कुछ चुनौतियां भी पैदा करती है, जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियां, मलेरिया और फाइलेरिया। ये यहाँ एक बड़ी समस्या रही हैं। तो ये भाबर और तराई की जमीन तो प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती हैं, लेकिन जैसे ही ये नदियां मैदानों में खुलकर बहना शुरू करती हैं, वो प्रदेश के उस हिस्से को जन्म देती हैं जो न सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि पूरे देश का पेट भरता है, गंगा का विशाल मैदान। हाँ, अब हम उत्तर प्रदेश के दिल में प्रवेश कर रहे हैं। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग मतलब प्लीस्टोसीन एरा से लेकर आज तक लगातार नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ एलुवियम के जमाव से हुआ है। और ये परतें बहुत गहरी हैं ना? बहुत ज्यादा। कुछ जगहों पर इनकी मोटाई 2000 से 6000 मीटर तक है। आप सोचिए, 6 किलोमीटर गहरी मिट्टी और गाद की परतें। और इस मैदान का ढाल भी बहुत साफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इन मैदानों को भी दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, बांगर और खादर। सुनने में नाम एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। बांगर का मतलब है पुराना जलोढ़, ओल्ड अलुवियम। यह मैदानी भाग का वो ऊंचा हिस्सा है जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंचता। मतलब हजारों साल पहले यहाँ बाढ़ आती होगी, पर अब नहीं आती। हाँ, अब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है या गहरा कर लिया है। यहाँ की मिट्टी अब पुरानी और मैच्योर हो चुकी है। और इसी पुरानी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां बन जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। हाँ, समय के साथ मिट्टी में मौजूद कैल्शियम रिस कर नीचे जाता है और छोटी छोटी पत्थर जैसी गांठों के रूप में जमा हो जाता है। ये जमीन को सख्त बनाते हैं और पानी को भी नीचे रिसने से रोकते हैं। तो इसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होगी। खादर की तुलना में कम हो गई है। यहाँ खेती के लिए ज्यादा सिंचाई और उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। तो अगर बांगर कम उपजाऊ है, तो एक सवाल है, हमारे ज्यादातर पुराने और बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, ये सब तो भांगर इलाकों में ही बसे हैं। ऐसा क्यों? लोगों ने ज्यादा उपजाऊ खादर को क्यों नहीं चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह है सुरक्षा। खादर में जमीन तो उपजाऊ है, लेकिन वहां हर साल विनाशकारी बाढ़ का खतरा बना रहता है। पुराने समय में लोग अपनी बस्तियां और शहर ऐसी ऊंची जमीन पर बसाते थे जो बाढ़ से सुरक्षित रहे। सही बात है, स्थिरता और सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल। और खादर इसका ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा। खादर नवीन जलोढ़, न्यू एलुवियम क्षेत्र है। ये नदियों के पास का निचला इलाका है जहां लगभग हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है। और हर बाढ़ अपने साथ मिट्टी की एक नई परत ले आती है। हाँ, एक नई महीन और पोषक तत्वों से भरपूर परत। इसे प्रकृति का मुफ्त का उर्वरक समझिए। इसीलिए ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ रहता है। यहाँ नमी भी ज्यादा रहती है और उर्वरकों की जरूरत भी कम पड़ती है। हमारे स्रोतों में बीहड़ मतलब रवीन्स का भी जिक्र है। ये क्या है?
बीहड़ भी खादर का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है जो गली इरोजन से बनता है। खासकर यमुना और चंबल जैसी नदियों के किनारों पर पानी का तेज बहाव मिट्टी को काटकर गहरी नालियां और खड्ड बना देता है। और समय के साथ ये एक ऊबड़-खाबड़ भूल-भुलैया में बदल जाता है। हाँ, ये जमीन ही बीहड़ कहलाती है। खेती के लिए तो बेकार होती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से विद्रोहियों और डाकुओं के लिए छिपने की सुरक्षित जगह रही है। तो मैदानों को पार करके अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से की ओर, दक्षिण का पठारी भाग। बिल्कुल, जैसे ही आप प्रयागराज या कानपुर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, आपको जमीन का रंग और रूप बदलता हुआ महसूस होगा। समतल मैदानों की जगह लहरदार और पथरीली जमीन शुरू हो जाएगी। ये प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। हाँ, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की प्राचीन और कठोर चट्टानों से हुआ है। यहाँ की जलवायु गर्म है, मिट्टी कम गहरी है और वर्षा कम होती है। और यहाँ का ढाल भी उल्टा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। सही पकड़ा। यही वजह है कि इस क्षेत्र की सारी नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना गंगा में मिलती हैं। इस पठार को भी हम दो मुख्य उपभागों में बांट सकते हैं। अच्छा, पहला है बुंदेलखंड। हाँ, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर जैसे जिले आते हैं। यहाँ आर्कियन क्रम की प्राचीनतम चट्टानें जैसे नीस और ग्रेनाइट मिलती हैं। ये इतनी पुरानी हैं कि इनमें जीवाश्म मतलब फॉसिल्स बिल्कुल नहीं पाए जाते। बिल्कुल, क्योंकि तब पृथ्वी पर जीवन का विकास ही नहीं हुआ था। इन्हीं चट्टानों के टूटने से यहाँ की मिट्टी लाल और कंकरीली बनी है, जो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। और दूसरा उपभाग है बघेलखंड का। हाँ, बघेलखंड और विंध्य श्रेणी का क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर, चंदौली के कुछ हिस्से आते हैं। यहाँ बुंदेलखंड के विपरीत विंध्य क्रम की परतदार सेडिमेंट्री चट्टानें मिलती हैं। और परतदार हैं तो इनमें जीवाश्म भी मिलते होंगे। हाँ, जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं और यही बनावट इस क्षेत्र को खनिज संपदा का खजाना बना देती है। हाँ, खनिज संपदा, किस तरह की खनिज? यहाँ चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है, जो सीमेंट और निर्माण उद्योग की रीढ़ है। और सोनभद्र के सिंगरौली बेसिन में कोयले के विशाल भंडार हैं। मतलब ये पठारी क्षेत्र प्रदेश को निर्माण सामग्री और बिजली दोनों देता है। एक तरह से हाँ। तो इस पठार में पानी की इतनी कमी क्यों रहती है? नदियां तो हैं, फिर भी ये सूखाग्रस्त क्यों कहलाता है? इसका एक बड़ा भौगोलिक कारण है, जिसे वर्षा छाया क्षेत्र, रेन शैडो रीजन कहते हैं। वो क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जब अरब सागर से मानसून की हवाएं आती हैं, तो उनके रास्ते में पश्चिम में अरावली पर्वतमाला एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ज्यादातर बारिश पहाड़ों के पश्चिमी ढलान पर हो जाती है। और जब तक हवाएं पहाड़ों को पार करके बुंदेलखंड तक पहुंचती हैं, वो सूख चुकी होती हैं। बिल्कुल, वो अपनी ज्यादातर नमी खो चुकी होती हैं। इसीलिए ये इलाका वर्षा की छाया में रह जाता है और यहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो तैथिस सागर से लेकर आज के 3 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों तक का हमारा सफर पूरा हुआ। उत्तर में भाबर तराई, मध्य में विशाल उपजाऊ मैदान और दक्षिण में प्राचीन, कठोर और खनिज संपन्न पठार। उत्तर प्रदेश का भूगोल वाकई में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। निश्चित रूप से। और ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस भौतिक संरचना को समझना यहाँ की कृषि, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और यहाँ तक कि इतिहास को समझने की भी कुंजी है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, अपनी संपदा और अपनी चुनौती। जाते जाते एक सवाल। स्रोतों में बताया गया है कि मध्य के मैदानों में जलोढ़ की परतें कहीं-कहीं 6 किलोमीटर तक गहरी हैं। जरा सोचिए, अगर भूविज्ञानी इन सभी परतों को भेद कर नीचे की प्राचीन गोंडवाना लैंड की चट्टानों तक पहुंच पाएं, तो उस 6 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें क्या मिलेगा?